Hello and a very good evening to all my dear students. Today I'm going to explain you about the basic difference between direct taxes and indirect taxes. आज हम प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच के अंतर को समझने का प्रयत्न करेंगे. As I have already explained you about the concept of public revenue and its important sources, that is taxation, their objectives and canons of taxation. हमने पिछले कुछ वीडियोस में सार्वजनिक आय के बारे में पढ़ा, सार्वजनिक आय के मुख्य स्रोत के रूप में कर को समझा, कराधान के मुख्य उद्देश्य पढ़े और कर के सिद्धांत पढ़े जो 4 बेसिक सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित थे और कुछ नवीन सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की. अब हम प्रयत्न करेंगे प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के बीच के अंतर को समझने की. सो लेट अस ऑल स्टार्ट. Direct and indirect taxes are governed by two different boards, Central Board of Direct Taxes and Central Board of Excise and Customs. दो तरह के बोर्ड्स हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की गणना या उनके निर्धारण की कार्य करते हैं. अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या है. What do we understand by direct tax? A direct tax will refer to any levy that is both imposed and collected on a specific group of people or organizations. An example of direct taxation would be income taxes that are collected from the people who actually earn their income. जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या निगम के आय पर या संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किए जाते हैं. अर्थात यह कर जिस व्यक्ति या संस्था पर आरोपित किया गया है उसी द्वारा इसका भार भी वहन किया जाता है. ठीक है. Indirect taxes. Indirect taxes are collected from someone or some organization other than the person or entity that would normally be responsible for the taxes. अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है अप्रत्यक्ष कर. मतलब यहाँ पर जो कर आरोपित किया गया होगा वह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति पर या जिस वस्तु पर या जिस सेवा पर लगा है उसी द्वारा उस कर का भार वहन किया गया हो. इसे शिफ्ट भी किया जा सकता है. ठीक है. तो इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है और प्रत्यक्ष कर का भुगतान प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है. ओके. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण. Some examples of direct taxes include income taxes, taxes on assets and real property, and personal property taxes. These are taxes that a person must pay directly to the entity collecting the tax. The taxpayer is not able to shift the burden of these taxes onto another individual or group. Very, very, very important point here to be noted is that the burden of direct taxes is borne by the individual or the organization on which the tax has been levied. प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वहन किया जाता है जिस व्यक्ति या संस्था की आय पर या संपत्ति पर यह कर आरोपित किया गया है. इसीलिए इसका नाम प्रत्यक्ष कर है और इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं आय कर, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, वेल्थ टैक्स, धन कर या संपत्ति पर लगना प्रॉपर्टी टैक्स. ओके. Now, on the contrary, when we talk about the examples of indirect tax, we come across taxes like sales tax, excise duty, custom duty, entertainment tax,
and now all these taxes have been subsumed under the purview of GST. ओके, सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 17 अप्रत्यक्ष कर आएंगे, जो पहले अलग अलग रूपों में रेट्स में लगाए जाते थे, आरोपित किए जाते थे सरकार द्वारा। अब उनको सबस्यूम कर दिया है, सम्मिलित कर दिया है, समाहित कर दिया है एक ही प्रकार के कर में। नाम उनके अलग अलग हैं, रेट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन नाम हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ओके, तो इसे ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको एक में शामिल कर दिया गया है, और ये कब से हुआ है? फ्रॉम 1 जुलाई 2017. Okay, I will try to explain you more about GST in some later video. Okay. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने की यह है कि indirect taxes are taken from stakeholders that are generally not thought to be entirely responsible for the amount being taxed. जिन लोगों पर ये कर लगाया जाता है बच्चों, ये उन्हीं द्वारा वहन नहीं किया जाता, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो सेल्स टैक्स है, एक एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष कर का, विच इज़ इम्पोज्ड एंटायरली ऑन द बायर रादर देन बोथ ऑन द सेलर एंड द बायर। ओके, नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंसेस को, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं दोनों प्रकार के करों के। तो पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष कर के एडवांटेजेस के, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। इक्विटेबल, ये समानता के विचारधारा पर आधारित है। कैसे? प्रत्यक्ष कर आय पर लगता है, और जब मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था टैक्स रेट स्केड्यूल्स के बारे में, उसमें हमने देखा कि 4 तरह के टैक्स रेट स्केड्यूल्स थे, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। ठीक है, तो उन्हीं में हम देखेंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ जाता है इनकम पर, तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ प्रोग्रेसिव। ठीक है, इंडिया में जो फॉलो हो रहा है वो डिग्रेसिव है। एक सीमा तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आय के बढ़ने पर, लेकिन एक निर्धारित सीमा जब पहुंच जाती है आय की, तब जो रेट है टैक्स का वो फिक्स कर दिया जाता है। ये भी फिर भी कुछ हद तक प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों का मिक्सचर होता है। अब इक्विटेबल कैसे हो देखिए, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, हेंस इक्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस कैन बी अटेन्ड थ्रू प्रोग्रेशन। जैसा कि बात कही गई कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए समानता का जो भाव है, क्योंकि त्यागना सबको पड़ेगा, अपने आय का कुछ हिस्सा त्यागना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी, राइट। ऑफ कोर्स द वेरी लो इनकम्स कैन बी एग्जेम्प्टेड। हाँ, एक निर्धारित सीमा तक आय को आयकर के क्षेत्र से दूर किया गया है। ओके, 2.5 लाख तक की आय पर कोई भी आयकर नहीं आरोपित किया जाता। This cannot be achieved by taxes on commodities which fall with equal force on the rich and the poor। और ऐसा हम अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में नहीं कर सकते जो कि वस्तुओं पर होता है, क्योंकि उनका भार, अगर कोई भी वस्तु खरीदी गई, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, रिच और पुअर, they have to pay the taxes in the same amount। ठीक है, The tax raises the price of the commodity and the price of a commodity is the same for every person, rich or poor। कर क्या करता है? अप्रत्यक्ष कर अगर किसी वस्तु पर लगाया गया तो वो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि करता है। तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो चाहे अमीर वर्ग द्वारा खरीदा जाए या गरीब क्षेत्र द्वारा, तो उसका भार दोनों पर ही आता है। Then we can say the next advantage is economical। ये क्या है? मितव्ययी है, इकोनॉमिकल है। कैसे? The cost of collection is low, they are mostly collected at the source। इनकम टैक्स जो होता है बच्चों, जो प्रत्यक्ष कर है, वो टैक्स एट सोर्स के रूप में हम देखते हैं कि जहाँ से इनकम आई वहीं से उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं, और इनके जो डिडक्शंस होते हैं वो भी TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के माध्यम से हम कर लेते हैं। For instance, the income tax is deducted from an officer's pay every month. This saves expense. The employer acts as an honorary tax collector. This means great economy.
मिड वे हुई ना, लोगों की या सैलरीड वेतन भोगी लोगों के आय में से जब टैक्स डिडक्ट कर लोगे तो वो कलेक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. देन इट इज़ सर्टेन. In the case of a direct tax, the payers know how much is due from them and when. लोगों में निश्चितता होती है कि हमारी अगर इतनी आय हो गई है तो हमें इस दर पर कर को भुगतान करना पड़ेगा. तो देयर इज सर्टेनिटी, जो एक इम्पॉर्टेंट कैनन है. सर्टेनिटी का कैनन पढ़ा था, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैनन ऑफ टैक्सेशन एंड द डायरेक्ट टैक्सेस justifies this canon of taxation. Okay, now next हम देखते हैं elastic. लोच है इसमें. If the state suddenly stands in need of more funds in an emergency, direct taxes can well serve the purpose. The yield from income tax or death duties can be easily increased by raising their rate. People cannot stop dying for fear of paying death duties. अब देखिए, ये इसमें लोच है. कभी भी मान लीजिए आपातकाल की अवस्था आ जाए, इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो, तो द गवर्नमेंट और द नेशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम. ठीक है, आय पर जो कर लगता है उसके दर को सरकार बढ़ा सकती है. इसमें लोच है, लचीलापन है. ओके, कमोडिटीज़ के इनकम पे लगाएगी, कमोडिटीज़ की प्राइसेस पे अगर रेट बढ़ा देंगे हम प्राइसेस, तो अब्रप्ट इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, मुद्रास्फीति. तो वो इसमें वैसे ये भी इतने इजीली इलास्टिक रूप में नहीं किया जा सकता, बट टू सम एक्सटेंट इसको किया जाता है. प्रोडक्टिव, उत्पादकता है इसमें. अनदर वर्च्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे आर वेरी प्रोडक्टिव. As a community grows in numbers and prosperity, the return from direct taxes expands automatically. The direct taxes yield large revenue to the state. I must tell you one thing here. मैं आपको एक important बात बताना चाहूँगी कि in spite of 3% of population paying the income tax, the tax collected and the source of revenue from the income tax is the maximum for the state government or for the union government. किसी भी हमारे देश के लिए अगर हम बात करें जो रेवेन्यू का स्रोत है टैक्स, उसमें से प्रत्यक्ष कर जो आय कर के रूप में लिया जाता है वो ही सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट स्रोत है आगम का, रेवेन्यू का. भले ही 3% लोग ही पूरी जनसंख्या का आयकर का भुगतान करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट इट इज contributing maximum to the tax revenue source for the government. Okay, तो ये productive है. Then a means of developing civic sense. In the case of a direct tax, a person knows that he is paying a tax. He feels cautious of his rights. He claims the right to know how the government uses his money and approves or criticizes it. देखिए, इसमें एक नागरिक क्षमता है. इस कर की अगर कोई भुगतान करता है तो उस व्यक्ति में नागरिक क्षमता या नागरिक गुण वाली चीज़ें होती हैं. कैसे? जब कोई अपनी आय का कुछ प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करता है तो उस व्यक्ति का सरकार के प्रति यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वह पूछ सके या अपने विचार व्यक्त कर सके कि कहाँ उस पैसे का एक्सपेंडिचर या व्यय किया गया. तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में या जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, व्यय किया जाता है, उसके प्रति जागरूकता लोगों में आती है. Although the government is not liable to pay them back the income taxes, but still they are accountable and we can say they develop the sense of civic entity in their mind more promptly. ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इस सेंस को डेवलप कर सकते हैं. Okay, so this was all about the advantages of your direct taxes. Now we'll try to find out some of the disadvantages also. अब हम देखते हैं कुछ हानियाँ भी इस कर की. हानियाँ नहीं कहेंगे, कुछ कमियाँ कह सकते हैं. Inconvenient. The great disadvantage of a direct tax is that it pinches the payer. अब देखो, ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक रूप से ही हम कह सकते हैं. प्रत्यक्ष कर जब आय पर लगता है, और ये कब लगता है? जब आय आपको प्राप्त हो जाती है. ठीक है, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
तो ये साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है माइंड में कि इतना प्रतिशत मैंने दिया कर, किसी भी टैक्स पेयर के केस में होता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जब हम अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं तो वो कर जो है वो उस वस्तु या सेवा की कीमत में निहित है या सम्मिलित है। तो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली द टैक्स पेयर इज नॉट फीलिंग द बर्डन इन रियल टर्म्स। जो करदाता है उसे कर का भार महसूस नहीं होता। ओके, तो बस इस सेंस में हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ जाती है प्रत्यक्ष कर को पे करने में, और अप्रत्यक्ष कर को पे करने में वो थोड़ी सी कम होती है। देन इवेडेबल, इससे बचा जा सकता है, इसकी चोरी की जा सकती है। टैक्स इवेशन कैसे? द assessee can submit a false return of income and thus evade the tax. That is why a direct tax is a tax on honesty. There is a lot of evasion. Many of those who should be paying taxes go scot-free by concealing their incomes. अब मैंने आपको बताया था only 3% people of India are paying the income tax. केवल 3% लोग हैं जो आयकर का भुगतान करते हैं. It is an approximate figure, not exact figure, but 3 to 4%, or we can say around approximate, this is the figure approximately. Okay, तो सैलरीड पीपल का इनकम पे ही टैक्स लग रहा है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अर्निंग लॉट ऑफ मनी इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑल्सो, सो they are trying to escape from paying the taxes and following the path of tax evasion. वो क्या कर रहे हैं? वो टैक्स बचने का तरीका ढूंढ लेते हैं. किसी भी तरीके से ये किया जा सकता है. टैक्स इवेजन होता है, और सैलरीड पीपल के अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर टैक्स का इवेजन होना थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, देन आर्बिट्रेरी. इफ टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव द रेट ऑफ प्रोग्रेशन हैज़ टू बी फिक्स्ड आर्बिट्रेरली, and if proportional they fall more heavily on the poor. Thus both are bad. The rate of taxes depends upon the whim of the finance minister. This is arbitrary. अब ये जो टैक्स लगाने का जो तरीका होता है बच्चों, वो रेट जो डिसाइड करते हैं, इट इज़ डिसाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होल यूनियन मिनिस्ट्री एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल द थिंग्स. इनसे साथ में मिलके ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है. अब रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ही दिमाग से, बहुत ही प्रोसेस से की जाती है. तो कभी वैसे दिस इज़ नॉट द केस इन इंडिया कि आर्बिट्रेरीली हम नहीं लगाते हैं. आर्बिट्रेरीली मतलब मन चाहे तरीके से. देयर आर प्रॉपर रेट्स के थ्रू ही लगता है, बट फॉलो किया जाना चाहिए डिग्रेसिव मेथड, जिसमें प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी दोनों आती है. फिर देखो, अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? द पुअर कैन कंट्रीब्यूट. इसका एडवांटेज ये है, दे आर द ओनली मीन्स ऑफ रीचिंग द पुअर. It is a sound principle that every individual should pay something, however little, to the state. The poor are always exempted from paying direct taxes. They can be reached only through indirect taxation. Very easy. अब देखो, ये एडवांटेज के रूप में ही है थोड़ा बहुत कि प्राइसेस, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करोगे तो उसमें आपको कर शामिल होता है, तो कोई भी व्यक्ति इसको पे करता है. कन्वीनियंट. दे आर कन्वीनियंट टू बोथ द टैक्स पेयर एंड द स्टेट. ये थोड़े से सरल हैं. Broad based. Indirect taxes can be spread over a wide range. Very heavy direct taxation at just one point may produce harmful effects on social and economic life. As indirect taxes can be spread widely, they are more beneficial and suitable. ये विस्तृत हैं थोड़े. प्रत्यक्ष कर क्या हुआ? व्यक्ति की आय पर लगा, संपत्ति पर लगा, प्रॉपर्टी पर लगा. वहीं दूसरी ओर ये विस्तृत हैं. बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो ये फील कम होता है और ब्रॉड बेस्ड है ना. ठीक है, विस्तृत रूप से वर्गीकरण किया गया है इनका, और इससे जो आय प्राप्त होती है वो सरकार को विस्तृत रूप से प्राप्त होती है. ईजी कलेक्शन. कलेक्शन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. बहुत ईजी है. जैसे ही कमोडिटी खरीदी, आपने कोई वस्तु का मांग किया, वस्तु खरीदी, परचेज किया, वहीं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट उसमें से टैक्स प्राइस प्रोड्यूसर से लेकर के गवर्नमेंट के पास चला जाता है. ओके, नॉन इवेडेबल. इससे बचा नहीं जा सकता, चोरी नहीं की जा सकती इनडायरेक्ट टैक्स की. दे कैन नॉट बी इवेडेड एज दे आर अ पार्ट ऑफ द प्राइस. वो कीमत का ही हिस्सा है, उनसे बचा नहीं जा सकता. दे आर ऑल्सो इलास्टिक. ये भी इलास्टिक होते हैं, इनमें भी लोच है.
which have they are very elastic in yield, imposed on necessities of life which have an inelastic demand. Indirect taxes on necessities yield a large revenue because people must buy these things. अब देखो, जो ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं बच्चों, उन पर आरोपित किया गया अप्रत्यक्ष कर अधिक लोच का होता है, क्योंकि उनकी कीमत अगर बढ़ भी गई किसके वजह से, अप्रत्यक्ष कर आरोपित करने की वजह से, तो भी लोग उनको वहन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपरिहार्य वस्तुएं हैं या ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर भी लोच वाला या लोचदार होता है। इक्विटेबल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इक्विटेबल। कैसे? When imposed on luxury or goods consumed by the rich, they are equitable. In such cases, only the well-to-do will pay the tax. ठीक है, ये समान है जब विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में हम देखते हैं। फिर इसके अपन डिसएडवांटेजेस देखते हैं, हानियाँ या कुछ नुकसान। जो अप्रत्यक्ष कर है बच्चों, वो ज़्यादा बर्डन वहन करवाता है किसी भी कंज्यूमर पर। कैसे? रिग्रेसिव है ये, अप्रगतिशील कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इक्विटेबल, अनसर्टेन है। अनलेस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन नेसेसरीज वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ द रेवेन्यू यील्ड। ठीक है, जब तक ये ज़रूरतमंद वस्तुओं पर नहीं है, इनका जो रेवेन्यू का स्रोत है वो थोड़ा अनिश्चित है। रेजिंग प्राइजेस अनड्यूली, ये मुद्रास्फीति करने में भी भूमिका निभाते हैं। मुद्रास्फीति भी की जा सकती है इस प्रकार के करों से। ठीक है। अनइकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज़ क्वाइट हैवी, इनको जो कलेक्ट करने की क्षमता है वो थोड़ी मुश्किल है। नो सिविक कॉन्शियसनेस, लोगों में कोई नागरिकता या जागरूकता की फीलिंग इसमें नहीं आती है। हार्मफुल टू इंडस्ट्रीज, दे डिस्करेज इंडस्ट्रीज इफ़ रॉ मटेरियल्स आर टैक्स्ड, अगर कच्चे माल पर हम अप्रत्यक्ष कर की मात्रा बढ़ाते हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाले रूप में प्रदर्शित होते हैं। दे विल रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह उत्पादन की लागत को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने देखे इसकी कुछ हानियाँ, अनिश्चितता, मुद्रास्फीतिक प्रवृत्ति, अप्रगतिशील थोड़े कुछ हद तक, नागरिक सेंस नहीं डेवलप करते, और इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़े से हानिकारक हो सकते हैं अगर रॉ मटेरियल्स पे लगे। बाकी अगर इनका हम पॉजिटिवनेस भी देखें, जो पिछले स्लाइड में देखा, तो जब एक्साइज ड्यूटीज़ या कस्टम ड्यूटीज़ को ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो जो घरेलू उद्योग है उनको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो इंपोर्ट पे लगती है, आयातित वस्तुओं पर वो कर लगाया जाता है, तो उसके वजह से यहाँ घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये तो हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक यू टू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, कैसे करों को शिफ्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।